Hello, myself Dr. P.K. Verma. Welcome you in my biology classes. Now I shall discuss the structure of DNA. जेनेटिक्स के मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए सेंट्रल आइडिया रखता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की केमिस्ट्री यही डिसाइड करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर और क्या फंक्शन होगा। तो डीएनए के विषय में 1969 तक किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में पस के अंदर पाए जाने वाले WBC में एक बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट का लेकिन अनजान कैरेक्टर का केमिकल खोजा, जिसे उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। He discovered a high molecular weight complex of unknown chemical nature in the nucleus of pus cells. So he used the name nuclein. इसके बाद 1880 में फिशर नाम के साइंटिस्ट ने, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकांश रिंग स्ट्रक्चर्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाया कि इसमें प्यूरिन और पाइरिमिडीन ये दो ग्रुप के नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, क्षार की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसे नाइट्रोजन बेसेज सामान्यतः कहा जाता है। अब कोसेल नाम के एक तीसरे वैज्ञानिक ने दो प्रकार के प्यूरिन की खोज की, जिनका नाम एडेनिन और गुआनिन है, और इसी तरह दो प्रकार के पाइरिमिडिन्स की भी खोज हुई, जिसका नाम साइटोसिन और थाइमिन है। इस खोज के लिए उन्हें कोसेल को 1900 में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन यह तो सिर्फ एक केमिकल कंपोनेंट था। लेविन ने बाद में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाइजेस्ट कराने के बाद न्यूक्लियन में डीऑक्सोराइबोज नाम का पेंटोज शुगर खोजा। इसमें सामान्य राइबोज से एक ऑक्सीजन कम होता है, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की खोज किया। अब ये तीन कंपोनेंट डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फोरिक एसिड और चार प्रकार के नाइट्रोजन बेसेज, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं ये समझना बाकी था। यह आपके सामने एडेनिन और गुआनिन की रचना बताई गई है। इसमें एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल रिंग दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों बड़े आकार का कंपाउंड है। ये पाइरिमिडीन है, जिसमें एक ही रिंग है। ये छोटे आकार का कंपाउंड है। तो प्यूरिन के 9th पोजीशन पर NH ग्रुप है, जबकि पाइरिमिडीन के तीसरे पोजीशन पर NH ग्रुप है। यह इनका रिएक्टिव ग्रुप है। इसी के कारण इसमें बेसिक कैरेक्टर पाया जाता है। अब पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर प्यूरिन अपने 9वें पोजीशन से
और पाइरिमिडीन अपने तीसरे पोजीशन से आकर जुटता है और न्यूक्लियोसाइड नाम का बॉन्ड बनाता है। इस तरह 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स के शुगर के 5वें कार्बन पर जब फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। यानी पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा और तब फॉस्फेट जुटने के बाद वह न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो डीएनए में मोनोफॉस्फेट्स पाए जाते हैं, जबकि डाइफॉस्फेट्स और ट्राइफॉस्फेट्स ये 2 फॉर्म भी होते हैं। इस फिगर में देखिए, बीच में पेंटोज शुगर है जो एक एक्सिस का काम करता है। इसके पहले कार्बन पर ऊपर के डायग्राम में पाइरिमिडीन अपने तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन की मदद से जुटा है और नीचे के डायग्राम में पाइरिमिडीन अपने 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन की मदद से जुटा है। इस बॉन्ड को न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहा जाता है। इस पेंटोज के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट जुटा हुआ है। इस तरह से फॉस्फेट शुगर थाइमिन, फॉस्फेट शुगर गुआनिन इत्यादि बने। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड और शुगर और नाइट्रोजन बेस के बाद दूसरी ओर से फॉस्फेट के जुटने पर न्यूक्लियोटाइड बना। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। जब एडेनिन रहेगा तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। गुआनिन रहने पर डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड या डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। इसी तरह से पाइरिमिडीन वाले ग्रुप में साइटोसिन जुटने पर डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड कहलाएगा। लेकिन डिटेल नाम का प्रीफिक्स और सफिक्स पर ध्यान दीजिए। यहाँ सफिक्स में क्या हो गया, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, पाइरिमिडीन से बन गया साइटिडीन। और इसी तरह थाइमिन जुटे रहने पर डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, यह हो गया डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब इस तरह से जो 4 प्रकार के बेसेज बने, हजारों लाखों की संख्या में ये न्यूक्लियस में होते हैं और आपस में चेन बना सकते हैं। नीचे का फॉस्फेट ऊपर वाले, जस्ट ऊपर वाले के डीऑक्सीराइबोज के तीसरे कार्बन से जुटेगा एस्टर बॉन्ड के द्वारा। दूसरे का फॉस्फेट तीसरे के शुगर से फिर एस्टर बॉन्ड बनाएगा और तीसरा भी चौथे से बनाएगा। इस तरह से हजारों लाखों की संख्या में एस्टर बॉन्ड के निर्माण के द्वारा, यानी 2 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, एक अपने शुगर के साथ और एक ऊपर के शुगर के साथ। तो डाइएस्टर बॉन्ड के निर्माण के द्वारा एक लंबा चेन बनेगा। इसे ही लेविन ने पॉइंट वाइज बताया। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स become linearly attached together by formation of sugar phosphate diester bonds, forming a polydeoxyribonucleotide chain. So DNA is a polydeoxyribonucleotide chain. Now, because in the phosphoric acid, the third active hydrogen remains unreacted. 2 हाइड्रोजन ने तो यहाँ पर एस्टर बनाया अपने और आगे वाले से, तीसरा बच गया। द न्यूक्लियोटाइड्स एक्ट एज एसिड। तो तीसरे अनरिएक्टेड हाइड्रोजन के कारण यह एसिड का व्यवहार करेगा। द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देयरफॉर बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इस दृष्टिकोण से कि यह एसिडिक होगा, लेविन सजेस्टेड द नेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, और यह नाम पॉपुलर है, सभी लोग इसे जानते हैं। अब काफ़ी दिनों तक डीएनए की संरचना पर कोई काम नहीं हुआ।
जब 1944 में एवरी मैकलियोड और मैकलार्थी ने यह बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर से काम प्रारंभ हुआ। चारगाफ ने कई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स सभी तरह के सोर्सेज से प्योर फॉर्म में डीएनए आइसोलेट किया। अब इस डीएनए को हाइड्रोलाइज करके उसके चारों नाइट्रोजन बेसेज को अलग अलग कर दिया। फिर इन सब की मात्रा का एस्टिमेशन किया गया। केमिस्ट्री में एब्सोल्यूट मात्रा का महत्व नहीं है, इसे मोलर कंसंट्रेशन के रूप में बताया जाता है। अब किसी में ज़्यादा डीएनए, किसी में कम डीएनए होता है, तो फिर मोलर कंसंट्रेशन को भी परसेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उन्होंने देखा कि ए की मात्रा टी के बराबर और जी की मात्रा सी के बराबर है। अगर ए और जी को एक साथ जोड़ दें और टी और सी की मात्रा एक साथ जोड़ दें, तो ए प्लस जी बराबर हो जाएगा टी प्लस सी, अर्थात टोटल प्यूरिन बराबर टोटल पाइरीमिडीन। अब इस फैक्ट पर हर 2 साल में एक साल नीट के एग्जामिनेशन में एक बहुत ही हल्का सवाल पूछा जाता है। मान लिया कि ए की मात्रा दिया हुआ है 23%। सवाल है कि सी की मात्रा कितनी होगी। तो ए और जी मिल के 50%, टी और सी मिल के भी 50%। तो ए अगर 23% है तो टी भी होगा 23%। तो टी प्लस सी 50, तो सी बराबर कितना होगा? 50 माइनस 23 यानी 27%। तो यह सवाल का जवाब 10 सेकंड में संभव है। अब उन्होंने एक दूसरी बात बताई, कहा कि ए बराबर टी होता है और सी बराबर जी होता है। इसका मतलब ए और टी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, जी और सी इसी तरह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। जब भी ये रहेंगे तो ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, तो सी के साथ जी। तो बिना किसी डिफिनिट केमिकल रिलेशन के ये बराबर बराबर पाए जाने वाली बात तो होगी नहीं। तो इस घटना को चारगाफ स्वरूप ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेसेज कहा गया। ये एक रूल माना गया जिसके मुताबिक ए को टी के बराबर ही होना चाहिए और जी को सी के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन यह भी तभी संभव है जब ए के सामने टी पड़े और टी के सामने ए पड़े। इसी तरह सी के सामने जी हो और जी के सामने सी हो। देयर इज ए डिफिनिट केमिकल रिलेशन बाय बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज, दैट इज ए विथ टी एंड जी विथ सी। अब ये कैसे संभव था? तो A can form 2 hydrogen bonds with T and G can form 3 hydrogen bond with C। AT के बीच 2 बॉन्ड और GC के बीच 3 बॉन्ड। Such base complementation by hydrogen bond formation is possibly only when there is 2 strands of DNA। यानी आमने सामने होने का मतलब है एक कतार में ए है, जी है, तो उसके सामने टी होगा, सी होगा, तो 2 कतार हो गया। तो दैट मीन्स देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, 2 हेलिक्स से बना होता है। यह चारगाफ ने थ्योरी के आधार पर बता दिया। अब इसमें एक स्ट्रैंड का ए दूसरे के टी से, पहले का टी दूसरे के ए से, एक का जी दूसरे के सी से, तो पहले का सी दूसरे के जी से, यानी अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पेयर बनाएगा। लेकिन यदि कोई डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो
तो यह इक्विवेलेंस रूल लागू नहीं होगा। चारगाफ ने अपने ही एक्सपेरिमेंट में 5X174 वायरस में यह रूल नहीं देखा और उन्होंने बताया कि यह 5X174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बना हुआ है। बाद में ऐसे 3 और वायरस मिले, S13, F1 और M13, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। चारगाफ ने AT और GC रेशियो का भी आकलन किया। उन्होंने पाया कि यूकैरियोट में AT/GC 1 से अधिक होता है, यानी AT की मात्रा GC पेयर से ज़्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोट में AT ज़्यादा भी हो सकता है, AT कम भी हो सकता है। अब हम लोग चारगाफ के ही टेबल को देखें, कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल। यह पहला वायरस है हर्पिस सिम्प्लेक्स। इसमें AT/GC रेशियो 0.36 है। ये 2 बैक्टीरिया हैं, माइक्रोकोकस लाइसोडिक्टिकम 0.39 और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 0.42। इन बैक्टीरिया में और एक वायरस में AT/GC 1 से काफ़ी कम है, लेकिन ई कोलाई के K13 स्ट्रेन में यह 1 है, बराबर है। जबकि डिप्लोकोकस निमोनियाई में 1.59 और रामी बैक्टीरियम रामोसम में 2.32 है। यह मात्रा 2.32 जितने भी ऑर्गेनिज्म एस्टीमेट किए गए अब तक, उन सभी में हाईएस्ट वैल्यू है। आदमी में अलग अलग टिश्यूज में इसकी मात्रा 1.52 से 1.62 तक डिफर कर रहा है। अब डीएनए देखने में कैसा लगता है? इनके 2 धागे एक दूसरे से किस तरह से जोड़ा बनाए हुए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एस्टबरी ने 1946 में डीएनए का एक क्रिस्टल बनाया। उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफी किया। उन्हें सिर्फ एक बात का अंदाज लगा कि एक जोड़ा के ऊपर दूसरा जोड़ा न्यूक्लियोटाइड 3.4 एंगस्ट्रॉम के एक्सियल हाइट पर, एक्सियल डिस्टेंस पर स्थित होता है, यानी 2 बेस पेयर्स के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। बाद में फ्रैंकलिन ने डीएनए क्रिस्टल का काफ़ी सारा फोटोग्राफ लिया। इसमें फोटोग्राफ नंबर 51 बिल्कुल आइडियल फोटोग्राफ था, जिसके आधार पर फ्रैंकलिन और गॉसलिंग ने 1953 में, और वाटसन तथा क्रिक, वे दूसरे यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने भी 1953 में डाटा का डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन के आधार पर इन्होंने डीएनए का एक मॉडल दिया जिसे बीडीएनए कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के 90% डीएनए की रचना इसी प्रकार की होती है। ये नीचे फोटोग्राफ है रोजालिंड फ्रैंकलिन का। ऊपर के फोटोग्राफ में एक प्लेट पर दिखलाया गया कि डीएनए का फाइबर लिया गया, उस पर एक्सरे बीम डाला गया। एटम से टकराकर जब यह एक्सरे लाइट इधर उधर बिखरा तो पीछे एक्सरे प्लेट लगाकर उसका फोटोग्राफी डेवलप किया गया। नीचे वह फोटोग्राफ दिखलाया गया है। इस तरह का फोटोग्राफ अपने आप में जटिल होता है। क्रिस्टलोग्राफर्स कई सारे डाटा की मदद से इसे डिस्क्राइब करते हैं और तब एक मॉडल तैयार होता है। फिर उस मॉडल का साधारण लाइट के स्कैटरिंग से कंपेयर किया जाता है। जब दोनों डाटा एक जैसा होता है तब मॉडल को फाइनल माना जाता है। ये रोजालिंड फ्रैंकलिन का
दूसरा फोटोग्राफ है और सामने में वह एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफी भी है। तो इसके आधार पर वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने जो मॉडल तैयार किया उसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अनफॉर्चुनेटली 1959 में ही रोजालिंड फ्रैंकलिन का देहांत हो गया था, इसलिए वह इस पुरस्कार में शामिल नहीं हो पाई। अब कैसा है यह डीएनए? तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी विपरीत दिशाओं में होते हैं। एक 3' से 5' तो दूसरा उल्टा 5' से 3' होगा। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर दो गाड़ियां लगी हैं, दोनों के इंजन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक उसी तरह ये अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं दो हेलिक्स एक दूसरे में स्पाइरल की तरह लिपटे हुए हैं। तो अगले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दो स्टैंड दक्षिणावर्ती राइट हैंडेड स्पाइरल के रूप में मुड़े हुए हैं, इसलिए इसे आरएस मॉडल राइट हैंडेड हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। एक चक्कर की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो बेस के बीच दूरी है 3.4, तो 10 बेस पेयर्स प्रति चक्कर पाए जाते होंगे। अब 10 बेस पेयर अगर एक चक्कर लगाते हैं तो दो के बीच का एंगुलर रोटेशन कितना हुआ? 36 डिग्री। तो यह 36 डिग्री का रोटेशन क्यों हुआ? तो फॉस्फेट जो दूसरा एस्टर बॉन्ड बनाता है यह उसका एंगुलर डेविएशन है। अब जब यह डबल हेलिक्स बनता है तो एक माइनर ग्रूव 7.5 एंगस्ट्रॉम का, उसके बाद दूसरा मेजर ग्रूव 12.5 एंगस्ट्रॉम का अल्टरनेट आगे पीछे अरेंज हो जाते हैं। यानी माइनर ग्रूव के सामने मेजर ग्रूव और दूसरे पर मेजर ग्रूव के सामने माइनर ग्रूव, इस तरह से होता चला जाता है, जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा। एक बार और बैक करके मैं बता रहा हूँ। देखिए इस डायग्राम को, एक तरफ से गहरा गड्ढा दिख रहा है, उसके ठीक सामने छोटा गड्ढा है, फिर उसके नीचे दाएं से गहरा है गड्ढा तो बाएं से छोटा गड्ढा है। इस तरह से माइनर और मेजर ग्रूव एक दूसरे को अल्टरनेटली सजे रहते हैं और डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होता है। 7.5 एंगस्ट्रॉम एक ओर से तो 12.5 एंगस्ट्रॉम दूसरी ओर से। अब डीएनए की कुल मोटाई या चौड़ाई या डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम हुआ। इसमें दो सुगर के बीच की दूरी, यानी एक स्टैंड के सुगर और दूसरे स्टैंड के सुगर के बीच की दूरी 10.8 एंगस्ट्रॉम है और नाइट्रोजन बेसेज के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कम से कम 2.8 और अधिकतम 3.0 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। अब इस पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर की ओर 90 डिग्री पर होता है, जबकि शुगर पर नाइट्रोजन बेसेज अंदर की ओर 50 से 54 एंगस्ट्रॉम पर पाए जाते हैं। इस तरह बीडीएनए जिसका डिस्कशन हमने किया, उसके अलावे भी कई प्रकार के डीएनए मिलते हैं। जैसे एडीएनए है, 11 बेस पेयर है प्रति चक्कर और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 2.56 एंगस्ट्रॉम है। इसमें पिच लेंथ 28.2 एंगस्ट्रॉम है। 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सोडियम, पोटासियम तथा सीजियम आयंस के प्रेजेंस में ये बनता है। बीडीएनए जिसका डिस्कशन हमने किया, उसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम की जो दूरी थी एक्सियल हाइट, वो वास्तव में 3.37 होता है और पिच लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम की जगह 33.7 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है
और आयोनिक स्ट्रेंथ बहुत कम रखा जाता है। ये cDNA है जिसमें 9.33 बेस पेयर्स होते हैं प्रति चक्कर प्रति पिच। 3.32 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये बेस पेयर सजे होते हैं। पिच लेंथ 31 एंगस्ट्रॉम होता है। और ddNA जो सबसे कॉम्पैक्ट है, इसमें 8 बेस पेयर पर पिच होते हैं और पिच लेंथ सिर्फ 24.24 एंगस्ट्रॉम होता है। ये चारों DNA राइट हैंडेड हैं, लेकिन लगभग 2-3% DNA की मात्रा लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स के रूप में पाई जाती है, जिसे ZDNA कहते हैं। इसके प्रत्येक पिच में 12 बेस पेयर्स होते हैं और इस तरह का जिगजैग शेप इसके शुगर की बनावट में डिफरेंस के कारण होता है। जेड शेप्ड या बोट शेप्ड ग्लूकोज की तरह जो रचना पढ़ाई जाती है, तो इसमें जेड या चेयर शेप्ड रचना है, बोट शेप्ड या बी शेप्ड रचना नहीं है। इन सारी खोजों के बावजूद कई वैज्ञानिकों ने इस मॉडल पर भी ऐतराज किया, जो एक सीमा तक सही नज़र आता है। क्रिक ने उसके कारण फिर से वर्क किया, रिवाइज किया। एक मॉडल का नाम है SBS मॉडल या साइड बाय साइड मॉडल। इस मॉडल पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में भारत के वैज्ञानिक शशि शेखरन, पट्टाभिरमन और प्रोफेसर गुप्ता, ये तीनों बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक हैं। इन लोगों ने काम किया था। इसके मॉडल के अनुसार पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम में आप अंतर देखिए। दूसरा डायग्राम BDNA का है जो आपस में लिपटा दिख रहा है। अब पहला में दोनों चेन अलग अलग है, कहीं कहीं ऑकेजनली वह मुड़ेगा। तो आप ऐसे मानिए कि ये दो स्टैंड अलग अलग दूरी पर है। एक एंगल परपेंडिकुलर एंगल से ये अलग अलग लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 90 डिग्री पर घूमिएगा, ये चेन एक दूसरे के नज़दीक आते दिखाई पड़ेंगे। दूर से नज़दीक आए और नज़दीक आए, आप घूमते जाइए। अंत में ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और थोड़ा सा बॉन्ड का रीओरिएंटेशन हो जाएगा, तो ये डबल स्टैंड मॉडल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। यानी साइड बाय साइड DNA भी एक विशेष एंगल से डबल हेलिकल नज़र आता है। तो इस तरह आपने DNA के हर एस्पेक्ट को पढ़ा, समझा